हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियां। ठीक है, ये वाला जो सीरीज मैं आपके ला रहा हूं, जिसमें मैंने बोला है कि 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न होगा जो सभी प्रतियोगियों को इन सब का उत्तर आना ही चाहिए। चाहे आप अभी तैयारी कर रहे हो या फिर आप भविष्य में 5 साल बाद 4 साल बाद तैयारी करना शुरू करेंगे या फिर जब कभी भी आप शुरुआत करेंगे, ये जो वीडियोस होगा हमेशा हमेशा के लिए हमारे चैनल में आप सभी के लिए अवेलेबल होगा। चाहे फ्रेशर हों या फिर नए लोग हों या पुराने लोग पढ़ रहे हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जब भी आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे इन फ्यूचर या फिर अभी जो आने वाली है उसमें देने वाले हैं या फिर सीजी व्यापम की तैयारी करेंगे, तो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये 500 जो एमसीक्यू होगा, ऐसे ही 500 प्रश्न जो है मैं आप सभी के लिए तैयार कर रहा हूं। साथ ही साथ हम उनका एनालिसिस भी करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह सके, आपका रिवीजन हो सके। इसलिए मैं रिवीजन पर्पस के लिए ये सब वीडियोस को बना रहा हूँ। इससे पहले वीडियो नंबर 1 जो है अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखेंगे। ये जो है इस सीरीज का छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियां जिसमें 500 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, तो आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी तो आप वीडियो को पॉज करना है और खुद भी आंसर लगाना है और बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है। अदरवाइज मेरा आंसर को आप देख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। इससे पहले वाले प्रश्न जो वीडियो था उसमें मैंने 30 प्रश्न कराया था। इस वीडियो के हम अंदर आगे के हम प्रश्नों को करते हैं। तो अब जो है 31 नंबर से शुरू हुआ। ठीक है, 31वां प्रश्न आप सभी के लिए कि साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, इसमें जो मैं प्रश्न इंक्लूड किया हूं, ऐसे प्रश्न इंक्लूड किया हूं जो इजी भी हैं, ठीक है, और वो सब जानकारी आना ही चाहिए। और जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं उन सबको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये वीडियोस उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सबके लिए। तो बताइए कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहले साहित्य रचना में प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। लोचन प्रसाद पांडे, राज कवि दलपत राव, गोपाल मिश्र या फिर बाबू रेवाराम, किसने प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है, तो इसका आंसर है, आप सभी को शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज कवि दलपत राव। इन्हीं को कई बार से दलराम राव के नाम से भी कई बार इनका नाम देखने को मिलता है, तो दोनों सेम ही है, चाहे आप दलपत राव बोल दो या दलराम राव। इन्होंने ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्य रचना में प्रयोग किया था सन 1494 में। ठीक है, याद कब किए थे तो भी याद रखना है, सन 1494 में किया था। ये जो राजकवि दलपत राव है ना, ये खैरागढ़ के एक राजा थे। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। खैरागढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मी निधि कर्ण राय। लक्ष्मी निधि कर्ण राय इनके दरबारी थे और इन्हीं के दरबारी में अपना इन्होंने एक कविता लिखा था जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द को प्रयोग किया था इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले। ठीक है, ये जो गोपाल मिश्र हैं, इन्होंने एक कवि लिखा था, एक खूब तमाशा, इनकी एक रचना जिसका नाम क्या है, खूब तमाशा। ठीक है, उसमें भी इन्होंने सन 1746 की बात है, 1746 ईस्वी में इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था गोपाल मिश्र ने। ये जो गोपाल मिश्र है ये कलचुरी शासक एक थे। ठीक है, कलचुरी शासक जिनका नाम था राज सिंह। राज सिंह के ही दरबार में ये जो है दरबारी थे। ठीक है, उस समय उनकी रचना थी खूब तमाशा और उसमें ही इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। चलिए अगला 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न आप सभी के लिए कि परलकोट किन नदियों के संगम पर स्थित है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे मैं 4-5 ऐसे शहरों का, नगर का नाम बताऊंगा, स्थानों का नाम जो नदियों के स्थान पर, किसी नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए, अगर आप शुरू तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको रिवीजन करना है या फिर पहले से तैयारी कर रहे हो और एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन चाहिए, तो ये सारे वीडियोस तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही जो हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सभी के लिए वहां पे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक विभाजन है उसी कैटेगरी में ये सब आता है। तो वहां पे 3 से 4 वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, उन सभी वीडियोस का लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको वहां से रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि वो जो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे मैंने वीडियो जो है खुद से क्वेश्चंस तैयार करके बनाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कहीं आपको मिलेगा नहीं, मैंने खुद से तैयार किया तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
साथ ही साथ आपका रिवीजन भी मैंने एमसीक्यू के माध्यम से कराया है, तो ये सारे वीडियोस को आप जरूर देखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि ये परलकोट किन नदियों के संगम पर है। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि ये परलकोट जो है कोटरी, निबरा और गुडरा इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। वहीं जो आमनेर, मुस्का और पिपरिया इन तीनों नदियों के संगम पर एक स्थान है जिसका नाम है खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़। खैरागढ़ जो है वर्तमान में कहाँ पड़ेगा, तो खैरागढ़ छुई कदान जो गंडई है जिला उसमें पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये खैरागढ़ जो है आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी के संगम पर है। महानदी, शिवनाथ और जोंक इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है हमारा पवित्र स्थान शिवरी नारायण। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिवरी नारायण स्थित है। शिवरी नारायण आपको छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में देखने को मिलेगा। वहीं महानदी, मांड और लात नदियों इन तीनों नदियों के संगम पर है चंद्रपुर। ठीक है, जहां पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर भी है और मैं जल्द ही वहां पे भी जाने वाला हूं। ये चंद्रपुर आपको शक्ति जिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और याद रखिए, क्या याद रखना है, राजिम। ठीक है, राजिम कौन कौन से नदियों के संगम पर है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये सभी के चारों पांचों जो है संगम पर स्थित स्थान, इनको आपको याद रखना है। राजिम जो है महानदी, पैरी और सोंढूर इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। राजिम आपको छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर मैनपाट, सही है क्या। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान चांपा, सही है क्या। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, अबूझमाड़, नारायणपुर, सही है क्या। या फिर छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा बलरामपुर। में इसमें से कौन सा तीन जो है सही है और एक जो है असत्य है, तो असत्य को आपको पकड़ना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यही जो है असत्य है, बाकी ये तीनों के तीनों सत्य है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा बलरामपुर में नहीं बल्कि जो कवर्धा या फिर कबीर धाम के क्षेत्र में मिलेगा। कबीर धाम या कवर्धा का जो मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये मैकल श्रेणी में ही सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तीनों राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ पे लिख दिया हूं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है यही एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। ठीक है, घोषित कब किया गया था, 1983 में, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के जब टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको कब दिया गया। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा जो है 2009 ईस्वी में दिया गया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भी याद रखना है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ही है। इसका जो क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35वां प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार से पूछ लिया जाता है। बादलखोल अभ्यारण्य, बारनवा पारा अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य या फिर सीता नदी अभ्यारण्य, कौन सा इसका सही है। इसका सही आंसर जो है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ऑप्शन नंबर डी, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ का जिला सूरजपुर में आपको देखने को मिलेगा। और ये कुल 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो स्थापना है तमोर पिंगला का 1978 में किया गया था, याद रखना है आपको। ठीक है, कब, 1978 में किया गया था। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि ये बादलखोल अभ्यारण्य कौन से जिला में है। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। बादलखोल अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तमोर पिंगला। सबसे छोटा कौन सा है, हमारा बादलखोल अभ्यारण्य है, जो कि मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये आपको जसपुर जिला के अंदर देखने को मिलेगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि बारनवा पारा अभ्यारण्य कौन से जिला में पड़ेगा
और सीता नदी अभ्यारण्य जो है कौन सा जिला में पड़ेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट करके आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न, 36वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि एकलामा लौह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी कई बार से पूछे जा चुके हैं सीजीपीएससी में, सीजी व्यापम में, कि एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको पूछ देगा और बोलेगा कि ये किस स्थान में, किस जिले में पड़ेगा, यही आपको बताना। एकलामा जो है एक लौह क्षेत्र है, यहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, लेकिन ये किस जिले से है, बालोद, दंतेवाड़ा, कांकेर या फिर कबीरधाम। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। कबीरधाम एक लौह अयस्क क्षेत्र है, क्षेत्र वाला जिला है, जहीं पर एकलामा आपको मिलेगा, ठीक है। एकलामा के से मिलता जुलता एक और नाम मिलेगा, चेलिकलामा। एकलामा हो गया, एक हो गया चेलिकलामा, ये भी जो है कबीरधाम जिले में ही पड़ेगा। चिल्फी घाटी आपने सुना होगा, ठीक है, ये चिल्फी घाटी हो गया और सिघारी हो गया, ये सभी के सभी स्थान जो है लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र है जो कि कबीरधाम में पड़ेगा। बालोद में जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, दल्ली राजरा। दल्ली राजरा की पहाड़ी, ठीक है, या फिर दल्ली राजरा जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो भी बालोद में ही मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे डोंडी लोहारा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दल्ली राजरा, डोंडी लोहारा, डुल्की, ये सभी के सभी जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो बालोद जिले में मिलेगा। दंतेवाड़ा का तो आप सभी को आई थिंक पता ही होगा कि बैलाडीला, आपको एक नाम बस याद रखना है, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है, दंतेवाड़ा जिला में है, जहां से सर्वाधिक लौह अयस्क जो है प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ से। कांकेर के अंदर 2-3 नाम याद रख सकते हैं, राव घाट, ठीक है, ये भी लौह अयस्क क्षेत्र है। साथ ही साथ एक तो आरी डोंगरी, ये सभी के सभी जितना भी स्थानों को नाम बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, और ये सभी के सभी लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। चलिए 37वां प्रश्न, 37 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मैं ऐसे ही प्रश्नों को आपको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूं जो कि आपके लिए स्टैटिक टाइप का प्रश्न है, जो कि चेंज नहीं होगा। ये डाटा हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि ये एक स्टैटिक पोर्शन होगा जो कि कभी भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं बता रहा हूं जो कि भविष्य में चेंज हो सकता है। ये स्टैटिक पोर्शन है जो कि हमेशा आपको काम आएगा। ऐसे ही प्रश्नों का मैं वीडियो बना रहा हूं जो कि आपको लाइफ टाइम तक, जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक ये सारे वीडियो रिवीजन में काम आएगा। क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1959, 1955, 1987 या फिर 1985? कब हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भिलाई स्टील प्लांट भी इसको कहते हैं, बीएसपी शॉर्ट में कहते हैं, भिलाई स्टील प्लांट या फिर भिलाई संयंत्र, इस्पात संयंत्र जो है इसका स्थापना 1955 में, जो भारत का सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है उसी समय इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट को 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य मतलब काल कब से है? 1956 से 61 तक का है, ठीक है। लेकिन ये जो बीएसपी प्लांट है, भिलाई इस्पात संयंत्र, इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उत्पादन जो शुरू हुआ था पूछेगा तो 1959 से, और 1959 में ही इसका उद्घाटन किया गया था। हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। एक चीज ये भी पूछा जाता है कि जो बीएसपी है किसके सहयोग से बनाया गया था? भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रूस के सहयोग से बना हुआ है, ठीक है। भिलाई अभी भी जाएंगे तो आपको वहां पे मैत्री गार्डन देखने को मिलेगा जो कि भारत और रूस के मित्रता का संकेत के रूप में है, ठीक है, याद रखिएगा। 1985-87 क्या है तो याद रखना है आपको, थोड़ा सा बात यह है कि 1985 में SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का स्थापना 1985 में हुआ था, और यहाँ पे उत्पादन कब शुरू हुआ था SECL का? तो 1987 में, 2 वर्षों के बाद, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, 38वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी कई बार से पूछ लिए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ का या फिर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-163, NH-49, NH-30 या फिर NH-43? कौन सा इसका सही आंसर होगा? ये तो आप सबको पता ही होगा कि प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है वो है NH-30। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 636 किलोमीटर लगभग है, ठीक है, 636 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि कबीरधाम में मैंने अभी बताया था चिल्फी घाटी,
ठीक है। तो कबीर धाम की चिल्फी घाटी से शुरू होके जो सुकमा में कोंटा है, ठीक है, कोंटा, ये जो मार्ग है वो NH30 के ही ऊपर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। चिल्फी घाटी कबीर धाम से कोंटा जो है सुकमा के अंदर, वहां तक ये जाती है, ठीक है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि प्रदेश का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है कौन सा है, NH163A है, जो कि ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा। गीदम से लेके दंतेवाड़ा तक के बीच की है ये, ठीक है। गीदम, ये दोनों के दोनों स्थान दंतेवाड़ा जिले में ही है। तो गीदम से दंतेवाड़ा के बीच में मात्र 12 किलो लंबाई वाली एक ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। NH, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे छोटा आपको पता चल गया, सबसे लंबा और सबसे छोटा। अब NH49 है, ये बिलासपुर से लेके रायगढ़, ठीक है। ये BSP लिख रहा हूँ, मतलब ये बिलासपुर समझिएगा, भिलाई स्टील प्लांट नहीं ना, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ बिलासपुर से रायगढ़ वाली जो मार्ग है वो NH49 है। NH43 जो है मनेंद्रगढ़ जसपुर वाला जो मार्ग है वो NH43 है, ठीक है। चलिए 39वां प्रश्न, ठीक है। 39वां प्रश्न आप सभी के लिए कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR जोन की स्थापना कब हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये जो जोन है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में, 2003, 1882 या फिर 1890, कब SECR रेलवे जोन का स्थापना हुआ था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका स्थापना जो है 2003 में हुआ था, ठीक है। डेट भी अगर याद रखना तो रख सकते हैं 1 अप्रैल 2003। इस डेट को ही भारत का 16वां, ठीक है, भारत का 16वां रेलवे जोन के रूप में SECR रेलवे जोन की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा, तो बिलासपुर में मिलेगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो बिलासपुर में है। यह देश का 16वां रेलवे जोन था, ठीक है। 1998 में क्या हुआ था, तो SECR के लिए घोषणा हुआ था, ठीक है। SECR के लिए घोषणा कब, 1998 में हुआ था, जो कि 2003 में 1 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1882 में क्या हुआ था, तो राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव से, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, राजनांदगांव से लेके नागपुर, ठीक है, राजनांदगांव से लेके नागपुर के मध्य प्रथम, मतलब प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का प्रथम गेज लाइन की नींव रखी गई थी, ठीक है। प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में प्रथम गेज लाइन की नींव रखी गई थी 1882 में, किसके किसके मध्य, तो राजनांदगांव से नागपुर के मध्य। 1890 का एक डाटा याद रखिएगा कि बिलासपुर का जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन, इसका जो निर्माण किया गया था, स्थापना कब हुआ था, 1890 में ही किया गया था। और जो बिलासपुर का रेलवे स्टेशन है ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम 40वां प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए कि एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इसको इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय भी कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो खैरागढ़ की जगह यहाँ पे आके एक बार इंदिरा भी लिख लेंगे, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। ये है कहाँ, तो खैरागढ़ में, ठीक है। ये एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय था। अब पूछा गया कि इसकी स्थापना कब की गई थी, बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी, सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 14 अक्टूबर 1956 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। खैरागढ़ के एक राजा थे जिसका नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था इंदिरा, उन्होंने उन्हीं के नाम पर इस इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 14 अक्टूबर 1956 को किया गया था खैरागढ़ में। खैरागढ़ कहाँ है, तो जो खैरागढ़ छुईखदान गंडई जो जिला है उसके अंदर ये पड़ता है अभी, ठीक है। और ये जो खैरागढ़ का जो इंदिरा कला एवं विश्वविद्यालय जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है, हर एक फील्ड का मिला के प्रथम विश्वविद्यालय भी यही है। ये जो 1 मई 1964 का डेट है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया क्योंकि इस दिन पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, पंडित रविशंकर शुक्ल जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, इसका रायपुर में, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना 1 मई 1964 को रायपुर में की गई थी, ठीक है। 16 जून 1983 इसलिए
गुरु घासीदास, GGU जिसको शॉर्ट में कहते हैं, गुरु घासीदास जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ है, आपको बिलासपुर के कोनी में मिलेगा। इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, ये भी कहाँ है, तो बिलासपुर में। इसकी स्थापना 16 जून 1983 को हुआ था। 20 जनवरी 1987 का एक और याद रख लीजिएगा, इस दिन क्या है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV। देखिए यहाँ पे इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में जो इंदिरा है वो राजा वीरेंद्र बहादुर की पुत्री थी, लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो हमारी प्रधानमंत्री रही हैं वो इंदिरा गांधी, ठीक है, IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं, पूरा मिला जुला के आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ, ताकि आपका एक बहुमुखी रूप से आपका जो है यहाँ पे रिवीजन हो सके, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए पहाड़ी कोरवा, कमार, भुंजिया या फिर बिरहोर, कौन सा इसका सही आंसर है बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भुंजिया जो है शामिल नहीं है। देखिए पहली बार समझिए कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जो 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। एक जो है आपको केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, और एक जो होगा राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति। केंद्र सरकार के अंतर्गत 5 आएगा और राज्य सरकार के अंतर्गत 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों को शामिल किया गया है। तो ये जो भुंजिया है वो राज्य सरकार द्वारा घोषित है, इसीलिए हम इसको गलत लिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो भुंजिया और पंडो इन दोनों जनजातियों को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति की कैटेगरी में रखा गया है। बाकी केंद्र सरकार के अंतर्गत 5 तो हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है अबूझ माड़िया, पहले की भी वीडियोस में मैं करा चुका हूं, यहां भी करा रहा हूं। अबूझ माड़िया हो गया, फिर दूसरा होगा बिरहोर, यहाँ पे 3 तो आपको लिख ही दिया हूं, ये पहाड़ी कोरवा, कमार और बिरहोर, तो उसमें फिर से लिख देता हूं, अबूझ माड़िया, बिरहोर, फिर पहाड़ी कोरवा, शॉर्ट में लिखता हूं पहाड़ी कोरवा, ठीक है, 3 हो गया। फिर एक होता है बैगा, ठीक है, ये 4 हो गया, और 5वां हो गया कमार, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। अबूझ माड़िया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा और एक हो गया कमार, जो कि वहां पे लिखा ही हुआ है। तो ये 5 जो जनजाति हैं ये केंद्र सरकार द्वारा। देखिए अगर ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हूं, अगर आपको विशेष जो हमारे जनजाति वाला पोर्शन है इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में 3 से 4 वीडियोस इसके लिए भी MCQ तैयार किया हुआ है, ठीक है, 4 वीडियो आई थिंक। ये चारों वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी जाके जरूर देखेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है कि भूमि खोदने का कार्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक आपको जिस बुक से भी आपने पढ़ा है तो आप जरूर जाके पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो मैं MCQ का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में देने के लिए बोल रहा हूँ वहां भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो है मिल जाएंगे, ठीक है। कौन से जनजाति के द्वारा भूमि खोदने का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है, कोरकू, अगरिया, भतरा या फिर पारधी, किस जनजाति के द्वारा, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरकू। ये कोरकू जनजाति जो है वो मिट्टी खोदने का कार्य करते हैं, मुख्य रूप से भूमि खोदने का, इसीलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। जो अगरिया है ये लौह शिल्प का कार्य करते हैं, ठीक है, लोहे को पिघलाकर बर्तन बनाना, मूर्ति बनाना, ये सब जो काम होता है अगरिया जनजाति का होता है। भतरा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से सेवा का कार्य करते हैं। पारधी जनजाति जो होता है ये काली पक्षी का शिकार करते हैं, ठीक है, शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं ये जनजाति, शिकारी जनजाति है, ठीक है, काली पक्षी का ये शिकार करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक कंवर है, कंवर जनजाति एक जो होता है ये सैन्य कार्य करते हैं, ठीक है, सैन्य कार्य करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जनजातियों का लिस्ट जो है आप किसी बुक को फॉलो करते होंगे तो वहां पे मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में कई बार से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उरांव जनजाति का युवा गृह को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है और फिर भी पूछा जा सकता है। तो उरांव जनजाति है उनके युवा गृह को क्या कहा जाता है,
गितियोना, धुमकुरिया, रंगभंग या फिर घोटुल क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धुमकुरिया। ठीक है, धुमकुरिया जो युवा गृह किसका है? उरांव जनजाति के लिए। गितियोना जो है ये बिरहोर जनजाति का युवा गृह क्या है? गितियोना। या फिर मुंडा जनजाति, इन दोनों जनजातियों के लिए, बिरहोर और मुंडा दोनों जनजातियों का जो युवा गृह है वो क्या है? गितियोना, या गितियोरा भी कई जगह मिलता है। रंगभंग जो है ये भूइयां जनजाति का, ठीक है, जो भूइयां जनजाति है उनका युवा गृह रंगभंग होता है। घोटुल जो है अबूझ माड़िया या फिर माड़िया या मारिया जनजाति जो है उनका ये घोटुल जो है उनका युवा गृह होता है। ठीक है, परजा जनजाति का भी एक याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। परजा जनजाति का जो युवा गृह है उसको धांगा बक्सर कहा जाता है, धांगा बक्सर। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं।